सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से किया सम्मानित। दिल्ली शराब घोटाले में और बढ़ी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें। ईडी के सामने पेश हुए दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत। भाजपा ने दिल्ली सरकार पर फिर बोला हमला, कहा किसने कितना माल खाया सब सामने आ रहा है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया ने पकड़ी रफ्तार। पहले चरण के नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने केरल की अट्टिंगल सीट से भरा पर्चा। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में जनसभा करेगा इंडी गठबंधन। चुनाव से पहले कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका। कांग्रेस के दिग्गज नेता शिवराज पाटिल की बहू डॉक्टर अर्चना पाटिल चाकुरकर ने थामा भाजपा का दामन। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिलाई सदस्यता। कांग्रेस में शामिल हुई कर्नाटक की पूर्व सांसद डॉक्टर तेजस्विनी गौड़ा। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत मामले में जांच के लिए यूपी के बांदा जेल पहुंची टीम। कल दिया गया था न्यायिक जांच का आदेश। उधर गाजीपुर में मुख्तार अंसारी हुआ सुपुर्द एक खाक। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त बल रहे तैनात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। राष्ट्रपति भवन में आज भारत रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 महान हस्तियों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उनके बेटे पीवी प्रभाकर राव ने प्राप्त किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। ये पुरस्कार चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत सिंह ने प्राप्त किया। और वहीं इसके साथ ही राष्ट्रपति ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर ने प्राप्त किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने देश में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। ये पुरस्कार एमएस स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने प्राप्त किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर को आज राष्ट्रपति के द्वारा मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इस मौके पर उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। बात करते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ। भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देखा, समझा, बूझा, मरणोपरांत उन्हें 36 वर्षों के संघर्ष के बाद भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च अवार्ड देने का काम किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार की जनता की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। और वहीं आरएलडी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
इस मौके पर उनके पोते जयंत चौधरी ने खुशी जाहिर की है। चौधरी चरण सिंह जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। उनके पुत्र जयंत चौधरी जी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। सर, क्या कहना चाहेंगे आज? परम सौभाग्य है और मेरे जीवन के सबसे खास पल आज हमने यहाँ बिताए हैं। ये सब देशवासियों के लिए समर्पित है। चौधरी साहब जिस समर्पण भाव से देश के लिए उन्होंने काम किया, देश में जो सबसे गरीब समाज, वंचित समाज के लोग थे, जो गांव में रहते हैं, मेहनत करते हैं, उनके उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। आज वे सब लोग गर्व महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने अपने दिवंगत पिता को सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर की है। एम.एस. स्वामीनाथन जी को भी भारत रत्न 2024 से पुरस्कृत किया गया। उनकी बेटी हमारे साथ हैं। मैम, क्या कहेंगे आज? नहीं, आज तो बहुत खुशी का दिन है। उनकी पूरी जीवन उन्होंने फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए काम किया और वो चाहते थे कि भारत में फूड सिक्योरिटी हो और सब लोगों को सफिशिएंट खाना मिले। तो इस चीज़ के लिए पूरा ज़िंदगी, जब तक ओनली लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई, तो वो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे थे। तो हमको बहुत खुशी है कि इसका रिकग्निशन आज मिला है भारत रत्न के रूप में। और इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अन्य खबरों का भी रुख करते हैं, जहां दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय आज आप विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत से इस मामले में पूछताछ कर रही है। कैलाश गहलोत उस पैनल का हिस्सा थे जिसने अब निरस्त हो चुकी शराब नीति का पूरा मसौदा तैयार किया था। इनकम टैक्स विभाग के नोटिस को लेकर कांग्रेस ने राजनीति तेज कर दी है। कांग्रेस ने कहा कि उसे बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता करके ये आरोप लगाए हैं। हमें बार बार, कल रात को भी 2 और नोटिस मिले हमें। कल जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब तक 4 नोटिस हमें मिले थे। कल रात को 2 और नोटिस मिले हैं और आज मैं नहीं जानता हूं और कितने नोटिस आएंगे, क्योंकि अभी तक केसरी जी के जमाने तक ही नोटिस आए हैं। उनके पहले भी कई कोषाध्यक्ष थे। वहीं भाजपा नेता तरुण चुग ने आयकर विभाग के नोटिस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया को लेकर तंज कसा है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि देश की एक बड़ी पार्टी कानून और संविधान का विरोध कर रही है। आयकर मामले में जो गड़बड़ियां कांग्रेस पार्टी ने की है उसकी जांच होनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि कानून बनाने वाले लोग कानून का ना पालन करने के नाम पर प्रोटेस्ट, धरने जैसी चीजें करके न्यायालय और इंस्टीट्यूशंस को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने आयकर विभाग के नोटिस पर कांग्रेस के आरोप को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि जब भी कानून के तहत कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई होती है तो कांग्रेस की बेचैनी बढ़ जाती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पर अब कोई टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। अगर कानून के घेरे में है तो कानून सबके लिए बराबर है, और अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो बिल्कुल अनुचित है। इसलिए अनुचित है कि कानून यदि अपना कदम उठाता है तो इनकी बेचैनी बढ़ती है, चाहे वो काला धन हो या और भी कई ऐसी बातें हैं जो कांग्रेस पार्टी के इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है ये बेचैनी बिल्कुल बेबुनियादी है और परहेज करना चाहिए। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, और इन प्रयासों से जनता के बीच में जाने का आधार नहीं बनेगा। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लोकसभा चुनावों की, यानी कि 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। पहले चरण में आपको बता दें कि 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण में सबसे ज्यादा तमिलनाडु की 39 सीटों पर चुनाव होगा और इसके साथ राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6,
असम, उत्तराखंड और महाराष्ट्र की 5-5 सीटें, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3 सीट, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर व मेघालय की 2-2 सीटें, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा की 1-1 सीट पर मतदान होगा। इसमें केवल बिहार में 2 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। और वहीं बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। पहले चरण के तहत बिहार की 4 सीट के लिए 70 से ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। जिन 4 सीट पर 19 अप्रैल को यानी पहले चरण में मतदान होगा, उनमें सबसे ज्यादा 22 उम्मीदवार गया सीट पर हैं, जबकि औरंगाबाद में 21, नवादा में 17 और जमुई में 12 प्रत्याशी हैं। इसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी वापस लेने का भी आज आखिरी मौका है। दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा और इन दोनों प्रदेशों में वोटों की गिनती 2 जून को होगी। वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का काम तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता वी मुरलीधरन ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम में अटिंगल लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं पार्टी के अंदर हुई बगावत के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक के कोलार सीट से उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। के.वी. गौतम इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। दरअसल इस सीट से राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा के दामाद चिक्का पेदन्ना को मैदान में उतारने की तैयारी चल रही थी, लेकिन परिवारवाद के खिलाफ कांग्रेस के अंदर बगावत हो गई और विधायकों और नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। भारी दबाव के चलते मुनियप्पा के दामाद का टिकट काट दिया गया है। विद्रोहियों का कहना है कि यह मुनियप्पा की पारिवारिक राजनीति के खिलाफ उनकी लड़ाई की जीत है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता शिवराज पाटिल की बहू डॉक्टर अर्चना पाटिल चाकुरकर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। डॉक्टर अर्चना पाटिल चाकुरकर लातूर जिले का एक बड़ा नाम है। इससे बीजेपी की लातूर में ताकत बढ़ेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यों और उनके मूल्यों से प्रेरित होकर डॉक्टर अर्चना पाटिल बीजेपी में शामिल हुई हैं। इस अवसर पर डॉक्टर अर्चना पाटिल चाकुरकर ने कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, जिससे प्रेरित होकर वो बीजेपी में शामिल हो रही हैं। मैंने बीजेपी ज्वाइन की है, कोई वजह नहीं, मुझे काम करना है। मैंने 30 साल सामाजिक क्षेत्र में काम किया, अब मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है। मैंने कांग्रेस में कोई आधिकारिक तौर पे काम नहीं किया है, तो मैंने कोई छोड़ के नया कुछ नहीं किया है। ये मेरा श्री गणेश है आज पहली बार। महिला रिजर्वेशन, नारी शक्ति वंदन महाविधेयक जो उन्होंने लाया है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। कर्नाटक की 2004 से 2009 तक सांसद रही डॉक्टर तेजस्विनी गौड़ा जयराम रमेश और पवन खेड़ा की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हो गई। Karnataka always played a very vital and historical role in the life of Congress, and Congress played very vital role in Karnataka's politics. You are all aware of it. I'm very happy to speak before you because that is my home. I'm from media. From media, an ordinary journalist, a honest journalist, got an opportunity through the Congress in 2004. It is Indian National Congress they picked me to fight against the former Prime Minister of India, Shri Deve Gowda ji in Karnataka. और वहीं विपक्षी इंडी गठबंधन ने नई दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली का आयोजन किया है। कल होने वाली इस रैली पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कल की रैली को लोकतंत्र के नजरिए से देखा जाना चाहिए, ना कि किसी एक पार्टी की रैली के तौर पर। कल की रैली व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। कल इसीलिए नाम रखा गया है लोकतंत्र बचाओ रैली। मुद्दा है लोकतंत्र को बचाना
मुद्दा है संविधान को बचाना, व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। दूसरी बात मैं कहूं, ये किसी एक पार्टी की रैली नहीं है, कुछ 28 पार्टियां इसमें शामिल हैं। और वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसमें शामिल दलों के नेताओं को कोई भी पूछने वाला नहीं है, जनता ने इन्हें अस्वीकार कर दिया है। इनको राज्यों में कोई भी नहीं पूछने वाला है, इसलिए कहीं भी मौका देखते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, अपना भाषण देने की कोशिश करते हैं। आज जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया है और जनता इनको पसंद नहीं कर रही है। ये सारे के सारे नेता जाके इकट्ठे होकर भाषण देते हैं और जब राज्यों में जाते हैं एक दूसरे की बुराई करने का काम करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। साफ साफ जाहिर है जनता को बेवकूफ़ समझते हैं और जनता सब जानती है। लेकिन जनता सब जानती है कौन 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहा है, कौन पक्के मकान बनाकर दे रहा है। 4 करोड़ लोगों को हमने मकान दिए हैं, घर में गैस दी है। जनता की सरकार है, जनता के लिए चल रही है। पप्पू यादव द्वारा पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा किए जाने के बाद पूर्णिया में सियासी हलचल अब तेज हो चुकी है। महागठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती ने कहा कि पप्पू यादव को गठबंधन धर्म को निभाना चाहिए और सभी दल मिल करके जो है कि मुझे कैंडिडेट बना करके महागठबंधन से पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए मुझे उम्मीदवार घोषित किया है। तो सभी नेता को मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और इस तरह से जो है कि हमारे आदरणीय पप्पू जी हैं तो जो है कि पार्टी का उसको निभाना चाहिए। कांग्रेस में है, फिलहाल ही कांग्रेस में अपना पार्टी को विलय किए हैं और पूरे देश का लड़ाई है, पूर्णिया का लड़ाई नहीं है। तो पूरे देश का लड़ाई में इस तरह से करेंगे तो अच्छा बात नहीं है। उनसे यही हम आग्रह करेंगे, वो तो गार्जियन है और गार्जियन के तरह जो है ना फर्ज निभाने का काम करे। तो ये थी खबरें लोकसभा चुनाव यानी कि 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। अब देखते हैं अन्य खबरें। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, जहां माफिया मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट में मुख्तार की मौत का कारण हार्ट अटैक को बताया गया है। ध्यान रहे कि मुख्तार अंसारी की मौत गुरुवार रात बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हो गई थी। तबीयत खराब होने की शिकायत के बाद मुख्तार अंसारी को वहां पर लाया गया था। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता लखनऊ से रामेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रामेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है? इंतजार किया जा रहा था मुख्तार अंसारी की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वही आई है जो सच है और इसीलिए जो पैनल है, एक वीडियो भी वायरल हुआ है कि उनका बेटा पोस्टमार्टम जब हो रहा था तब स्वयं वहां मौजूद था। तो जो हार्ट अटैक की जो सच घटना है वही आया है। आरोप प्रत्यारोप कोई लगाए उसके कोई मायने नहीं होते हैं। राजनीति से प्रेरित आरोप तमाम लोग लगा रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो पता है। वो सच कोई नहीं स्वीकार करना चाहता है कि मुख्तार अंसारी उसी दिन टूट गए थे जिस दिन मुंडा बजरंगी और जीवा की हत्या हो गई थी और उनको सजा हो गई। तो उनको ये महसूस हो गया था कि जेल से बाहर जाना, उत्तर प्रदेश की जो नई राजनीति है, जो नई सुबह है, जो नई शुरुआत है, उसमें शायद अपराध के लिए कोई जगह नहीं बची है। तो उनको ये महसूस हो गया था और उस दिन से वो लगातार तिल तिल करके कमजोर हो रहे थे। तो जो हालात है वो हार्ट अटैक की तरफ, गैस्ट्रो के पेशेंट थे, तनाव में बहुत रहते तो गैस्ट्रो पेशेंट। तो ये रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट आई है वो सच है।
वो सच्चाई है कि उनकी जो मृत्यु है वो हार्ट अटैक से हुई थी। वो सब रिपोर्ट आ गई, बहुत सारे लोगों के मुंह बंद हो गए कृतिका जी। रामेंद्र, इससे पहले कहीं ना कहीं कई सारे आरोप लगाए जा रहे थे और लगातार जांच की मांग जो है मुख्तार अंसारी के बेटे भी कर रहे थे, लेकिन अब रिपोर्ट सामने आ चुकी है, तो इस रिपोर्ट को लेकर उनकी तरफ से कोई बयान अभी तक सामने आया है? नहीं, इसका अभी तक कोई बयान नहीं आया, लेकिन उसकी दो जांच ऑलरेडी, जो जुडिशियल इंक्वायरी है वो की जा रही, जो मजिस्ट्रेटिव इंक्वायरी है वो की जा रही। तो दोनों ये प्रक्रिया है कि अगर कोई न्याय जेल में होता है या पुलिस अभिरक्षा में होता है, किसी की डेथ होती है, तो ये इंक्वायरीज होती हैं, तो वो इंक्वायरी कराई जा रही है। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी प्रक्रिया साफ सुथरी करना चाहती है। आरोप लगाना उनका काम था, उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन अभी तक कोई जवाब इस पर नहीं आया है। उन्होंने डीएम को भी पत्र लिखा था, कोर्ट में भी कहा है, तो सारी चीजें अब आगे पता लगेगी। आज उनको सुपुर्दे खाक कर दिया गया, कुछ हुड़दंग वगैरह हुआ तो उसके बाद पुलिस ने कंट्रोल किया है, तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं। तो जो आरोप लगाया है उसके वो तो तस्वीर साफ कर रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। जी रामेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और क्या कुछ चिन्हित किया गया है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो 2-3 चीजें हैं वो ये है कि वो गैस्ट्रो के पेशेंट हो गए थे और वो उनको लगातार दिक्कत हो रही थी, तो उस दबाव में और उसके 10 दिन से वो ना कुछ खा रहे थे, ना ही ठीक से कई और नित्य कर्म कर पा रहे थे, तो उसके कारण हार्ट अटैक हुआ। बेसिकली यही सारी चीजें उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि हार्ट अटैक हुआ है और सीवियर हार्ट अटैक हुआ जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। तो ये सारी चीजें डिटेल्स में आ गई हैं। और क्योंकि आरोप जो भी लगे हैं उनका बेटा स्वयं पोस्टमार्टम हाउस में था जहाँ उनका पोस्टमार्टम किया गया और पूरी वीडियोग्राफी की गई है। तो ये आरोप हमें लग रहा है धीरे धीरे करके अभी जो है वो सामने है, उसके बाद धीरे से नकारे जाएंगे जब तथ्य सामने आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, जहां माफिया मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक करने के दौरान समर्थकों द्वारा कब्रिस्तान में प्रवेश करने के लिए बैरिकेडिंग तोड़ने से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया। इसके बाद में गाजीपुर डीएम आर्यका अखौरी ने कहा कि जिन भी लोगों ने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई भी करवाई जाएगी। जो कस्बे के लोग हैं वो आए हैं, वो नेचुरल है, वो आते ही, बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक के खिलाफ कुछ ही देर में चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। पुलिस की टीम चार्जशीट की कॉपी लेकर पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि न्यूज क्लिक के खिलाफ 38 करोड़ रुपए का मामला है और आरोप है कि पोर्टल ने ये रकम विदेशी फंडिंग से हासिल की थी। फंडिंग में चीन का लिंक भी उजागर हुआ था। पोर्टल के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद विरोधी कानून गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। इन दोनों के खिलाफ मामला 17 अगस्त 2023 को दर्ज किया गया था। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता नीरज इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नीरज, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? अब से कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो चार्जशीट दाखिल करेगी। देखिए, बिल्कुल कृतिका, 9000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट है और इसमें पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से विदेशी फंड यहाँ पर पहुंच रहा था और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में लगे हुए थे। 2019 के जो लोकसभा इलेक्शन है और सरकार के खिलाफ जो स्टोरी है वो प्लांट की जा रही थी और चीन के द्वारा इसकी जो फंडिंग है वो दी जा रही थी। इसको लेकर आपने देखा भी था कि पिछले साल स्पेशल सेल ने छापेमारी की कार्रवाई की थी। 480 के करीब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है उन्होंने जब्त किए हैं। वो डिवाइस और उसकी डिटेल भी इस चार्जशीट में इसका उल्लेख है, जिसको कुछ देर के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पटियाला कोर्ट में दाखिल करेगी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने अपनी जो जांच है उसको एक अंजाम तक पहुंचा दिया है और उसमें एक एक सिलसिलेवार तरीके से इस बात का जिक्र है कि किस किस तरीके से फंडिंग की गई थी, जब फंडिंग की जा रही थी कौन कौन पत्रकार और चीन के कह सकते हैं कि सहयोग से यहाँ पर काम कर रहे थे, सरकार विरोधी गतिविधियों में लगे हुए थे, सरकार के खिलाफ जो गैर कह सकते हैं कि जरूरी नहीं थे ऐसे आर्टिकल लिखे जा रहे थे जिनका कोई सिर पैर नहीं था और जो तथ्यों से भरे थे। तो इस तरह की तमाम बातों का जिक्र उस चार्जशीट में उल्लेख किया गया है, जिसे कुछ देर के अंदर ही अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल
पटियाला कोर्ट में दाखिल कर देगी। जी नीरज जी, ये जो पूरी जांच हुई है और अब से कुछ ही देर में ये चार्जशीट दाखिल की जाएगी, क्या इसमें किसी और अन्य व्यक्ति का भी नाम सामने आया है, संस्थापक जो पोर्टल के संस्थापक हैं और एचआर के अलावा? देखिए, प्रवीर प्रकाश उनका इसमें नाम है और इसके अलावा आपने देखा भी होगा कि अविशार शर्मा के खिलाफ भी जो छापेमारी की कार्रवाई हुई थी, उनको स्पेशल सेल ने पूछताछ के लिए बुलाया था। कुछ और पत्रकार थे, गुड़गांव से भी कुछ पत्रकार थे जिनको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ के लिए बुलाया था। वहां पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। अब इस चार्जशीट में किन किन के नाम है इसका उल्लेख दिल्ली पुलिस ने अभी मीडिया से नहीं किया है, लेकिन जब चार्जशीट दाखिल हो जाएगी तो पता लग जाएगा कि और कौन कौन से लोग हैं जो इस पूरे खेल में शामिल थे। सरकार विरोधी जो आर्टिकल है, सरकार विरोधी जो लेख है, वो लगातार छाप रहे थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, आप लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।